नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। शिक्षा नीति को 2030 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने निदेशालय भवन का किया लोकार्पण। पहली बार कांवड़ियों का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए पहुंचने की उम्मीद। 14 जुलाई से शुरू होने वाली है कांवड़ यात्रा। कांवड़ को लेकर मेयर ने लिया व्यवस्थाओं का फीडबैक। निगम सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार। अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त बनाने के निर्देश दिए। कोसी बैराज में बढ़ा पानी का जल स्तर। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही है लगातार बारिश। मानसून को लेकर विभाग पूरी तरह अलर्ट। कौडियाला में दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिरी कार। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सभी 4 लोग मेरठ के निवासी। सभी के परिजनों को दी गई सूचना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा निदेशालय में बाल वाटिका का शुभारंभ किया। इस दौरान आपको बता दें कि इसके साथ उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और राज्य सरकार का दावा है कि ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। सीएम ने कहा कि नई नीति से बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा। इससे उन्हें हर वो चीज मिलेगी जो उनके संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन है। ये शिक्षा नीति नौनिहालों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। ये नीति भारतीय सनातन ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई है, जो हर व्यक्ति में रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षकों की सबसे अहम भूमिका है। बच्चों को सबसे पहले संस्कार माता पिता से मिलते हैं। इसके बाद उनके व्यक्तित्व निर्माण में पूरी भूमिका शिक्षकों की होती है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को लक्ष्य दिया गया है कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती मनाएगा और सभी विभाग अपनी कुछ विशेष उपलब्धियां धरातल पर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे निरंतर बढ़ रही है। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भवन का लोकार्पण भी किया और साथ ही करीब 30 करोड़ की लागत से बनने वाली SCERT भवन का शिलान्यास किया। ये उनके नेतृत्व में देश के अंदर नई शिक्षा नीति आई और आज उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भाई धन सिंह रावत जी, उनके अथक प्रयासों से यहाँ पर आज बाल वाटिका और नई शिक्षा नीति का यहाँ पर लागू हो गई है। नई शिक्षा नीति प्रारंभ हो गई है, जहाँ पर हमारा भौगोलिक रूप से प्राकृतिक रूप से अत्यंत ही हमारा महत्वपूर्ण राज्य है। इस शिक्षा नीति के लागू होने से हमारे सभी आने वाले जो नई पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सभी के भविष्य का एक नव निर्माण होगा, उनके एक भविष्य का निर्माण होगा और आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करके वो विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। कोरोना के चलते 2 साल बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने यहां पर कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस कल से ही कांवड़ यात्रा शुरू मान रही है और इस बार कांवड़ यात्रा में 10,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई और साथ ही 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी कांवड़ यात्रा मार्गों पर निगरानी करेंगे।
वहीं कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ भोले के भक्तों का हरिद्वार और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पहुंचने की उम्मीद है। वहीं 4 धाम यात्रा में जिस प्रकार से प्रदेश में श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड कायम किया, उसी तर्ज पर कांवड़ यात्रा में भी रिकॉर्ड शिव भक्त प्रदेश में पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। आइए सुनते हैं कि महानिदेशक अशोक कुमार ने और क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां जो कि पूरी की जा रही हैं और इस बीच यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले से ही तैयारियां पूरी जो कि कर ली गई थी, क्योंकि कोविड का समय और कोविड के समय जो कि 2 साल से ये यात्रा जो कि रोक दी गई थी और कांवड़ यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया और उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस कल से ही कांवड़ यात्रा शुरू मान रही है। इस बार कांवड़ यात्रा में 10,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई और साथ ही साथ 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी कांवड़ यात्रा मार्गों पर निगरानी करेंगे। वहीं कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ भोले के भक्तों का हरिद्वार और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पहुंचने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। वहीं 4 धाम यात्रा में जिस प्रकार से प्रदेश में श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड कायम किया, उसी तर्ज पर कांवड़ यात्रा में भी रिकॉर्ड शिव भक्त जो कि प्रदेश में पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। जोश भोले के भक्तों में साफ तौर पर नजर आने वाला है, क्योंकि कांवड़ यात्रा जो कि शुरू होने जा रही है, उसको लेकर किस तरह से तैयारियां जो कि की जा रही हैं, उसको लेकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी होगा। जो भी यहाँ पर कांवड़िए हैं वो यहाँ पर अपनी कांवड़ लेकर पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हुई और क्या कुछ कहा, हम आपको अब वो सुनाते हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा कल से ही शुरू मान रहे हैं हम, क्योंकि कल पूर्णिमा है और कल ही हरिद्वार में भीड़ आना शुरू हो जाएगी। और हमारी फोर्स, अगर हम हरिद्वार ऋषिकेश दोनों क्षेत्र को मिलाकर देखें, नीलकंठ, तो लगभग 10,000 की फोर्स लगी है। हमारी तैयारी पूरी है और जैसा कि हमने इंटर स्टेट मीटिंग जो है मुख्यालय लेवल पे की, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग जो है सभी ज़िलों ने अपने अपने बॉर्डर के ज़िलों से कर ली है और सारा हमारा आपसी समन्वय हो चुका है। और जो प्रशासन की व्यवस्था है उनसे भी लगातार उनके साथ मिल कर के भी इनकी बैठकें चल रही हैं, जिससे कि जो बाकी व्यवस्थाएं होते हैं, बिजली, पानी, सड़क, टॉयलेट, सफाई आदि, उसका भी ख्याल रखा गया है। और मेरे विचार से ये मेला और बहुत बेटर होगा और सुव्यवस्थित होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ गए हैं। तो कृष्णा, यहाँ पर जो कांवड़ी हैं वो कांवड़ लेकर जाएंगे और कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किस तरह के इंतजाम हैं और क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली हैं और किस तरह के यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है? जो कांवड़िए जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन करवाना उनका अनिवार्य होगा? बिल्कुल संभव। देखिए, कल से कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। लगभग 2 साल बाद अब कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसके लिए शासन प्रशासन ने तैयारियां जो है वो पूरी की पूरी कर ली गई है। इस बार जो है विशेष तौर पर कांवड़ियों के लिए पुलिस ने रजिस्ट्रेशन का लिंक भी जो है वो जारी किया है, जिसमें सबसे इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपील कही गई है। कोई अनिवार्य है उसको नहीं रखा गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने भी सिर्फ जो है अपील करी है सभी कांवड़ियों से कि अपनी अपनी जानकारी जो है वो शासन प्रशासन को मुहैया करवाए, ताकि जरूरत पड़ने पर वे किसी काम भी आ सके। अगर कोई अनहोनी जो है इस क्षेत्र में घटती है तो 10,000 पुलिसकर्मी जो है वो पूरे हरिद्वार से लेकर जो है नीलकंठ तक वो तैनात किए गए हैं, जिसमें दरोगा भी है, निरीक्षक भी है, कांस्टेबल भी है, ऐसे तमाम पुलिसकर्मी है तैनात है। और ड्रोन से भी जो है पुलिस विभाग जो है इन सभी कांवड़ियों पर नजर रखेगा। और कांवड़ियों को साथ साथ अपील करी गई है और चेतावनी भी दी गई है कि कोई भी हुड़दंग वाला गाना ऐसा ना लगाए जिससे कि धार्मिक भावनाएं किसी की आहत हो, और अपना रजिस्ट्रेशन भी आप करवाए। और जिस जिस क्षेत्र से कांवड़ी एक तरीके से निकलकर क्षेत्र में जा रहे हैं, उस क्षेत्र में जो भी थाना पड़ता है वहाँ पे अपनी जानकारी जो है वो वहाँ पे दर्ज करवाए, क्योंकि जितने भी आपके टीम लीडर कहें या हम जितने भी कांवड़िए आ रहे हैं उस क्षेत्र की जानकारी जो है वो क्षेत्र अधिकारी को जो है वो समय समय पर मुहैया करवाते रहे। इनके लिए देखिए खाने पीने के लिए भी कांवड़ियों के लिए तमाम जगह जो है वो शिविर का जो है आयोजन किया जाता है। उनसे भी अपील करी गई है कि हाईवे से लगभग 50 मीटर की दूरी बनाकर ही आप रोड किनारे की दाएं तरफ जो है वो शिविरों का आयोजन करें, जिससे कि ट्रैफिक बाधित
ना हो सके। तो कल से देखिए कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिस पर कुछ दिनों पहले चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, उसमें भी रिकॉर्ड जो है वो श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे। वो नया रिकॉर्ड जो है चारधाम यात्रा में भी श्रद्धालुओं ने दर्ज किया था। ठीक उसी की तर्ज पर देखिए अब कांवड़ियों से भी उम्मीद लगाई जा रही है। प्रशासन का अनुमान है कि 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए जो है वो इस बार जो है उत्तराखंड पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश और हरिद्वार में भी कांवड़िए जो है पहुंचते हैं, फिर अपने अपने शिवालयों के लिए वो यहाँ से जल लेकर जाते हैं और वापस जल अभिषेक करते हैं। संभव। चलिए कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं जो कि पूरी कर ली गई हैं लगभग, और 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती जो कि यहाँ पर की जाएगी, और कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद भी की जा रही है। कांवड़ यात्रा अब सिर्फ हरिद्वार तक सीमित नहीं होती, बल्कि राज्य भर में कांवड़िए पहुंचते हैं। हरिद्वार जैसी भीड़ ऋषिकेश में भी होती है और बड़ी संख्या में यात्री गंगोत्री भी पहुंचते हैं। वहीं देहरादून और मसूरी में भी कांवड़ियों का जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ता है। पहले देहरादून मसूरी में घुसने से कांवड़ियों को रोका जाता था, लेकिन इस बार फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में देहरादून और मसूरी में भी पुलिस को चाक चौबंद रहने की जरूरत होगी। एसएसपी जन्मेजय खंडूड़ी ने कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ तमाम परिवहन व्यवसायी और व्यापारी संगठनों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कांवड़ यात्रा की व्यवस्था को लेकर परिवहन व्यवसायी और व्यापारियों ने सुझाव दिए। वहीं एसएसपी ने बैठक में आए सभी व्यापारी और व्यवसायियों से कांवड़ यात्रा में आने वाले शिव भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करने की अपील की। एसएसपी ने बताया कि सभी जिलों को मिलजुल कर कांवड़ यात्रा में आने वाले शिव भक्तों को अच्छी व्यवस्था प्रदान करेंगे, तभी सफल यात्रा कहलाएगी। बेसिकली जो आज हमारी कांवड़ को लेकर स्टेक होल्डर्स की बैठक थी, जिसमें कि व्यापार मंडल के सदस्य भी आ रखे थे, जिसमें रिक्शा यूनियन, बस यूनियन, सारे मेंबर्स आ रखे थे। तो इनसे हमारा एक तरीके से वार्ता भी रही और हमने अपने प्लान के बारे में भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताया है। जो हमारा प्लान है वो इम्प्लीमेंट तो हम एज इट इज़ ही करेंगे, लेकिन वक्त के नज़ाकत के हिसाब से हमारे प्लान में थोड़ी तब्दीलियां रहेंगी। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा भीड़ आती है तो उसके लिए एक अलग प्लान रहेगा, अगर कम भीड़ आती है उसके लिए अलग प्लान रहेगा। इसके अलावा मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मेंबर बनाया जाएगा, ताकि कोई भी दिक्कत अगर आती है तो वहाँ पर वो व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हैं और उसका निराकरण हम लोग करेंगे। उसमें मैं भी जुड़ा रहूँगा ताकि मैं भी लगातार इसको मॉनिटर कर सकूँ। इसके अलावा एक बात और आई थी कि जो पार्किंग्स हैं वहाँ पर पुलिस का प्रेजेंस नहीं रहता है, तो जो मेन पार्किंग्स हैं मेरे द्वारा ये निर्देशित भी किया गया है, प्लस मैं पोस्ट भी करूँगा यहाँ पर। एक सब इंस्पेक्टर को हम इंचार्ज रखेंगे, जिसके के साथ कांस्टेबल्स वहीं पर रहेंगे, जो कि 24/7 पार्किंग्स को सुचारू रूप से चलाएँगे, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग के अलावा जो वेंडर्स होते हैं वो भी रहते हैं, तो वो पूरा का पूरा एक सिस्टम वहाँ पर बनाया जाएगा। इसके अलावा मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि हमारा काम फैसिलिटेटर का होगा। जितने भी कांवड़िए आते हैं हम उन लोगों का स्वागत भी करेंगे और उन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, ताकि हमारी जो कांवड़ की यात्रा है वो सुचारू रूप से चलती रहे। 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का फीडबैक लेने के लिए मेयर अनीता ममगाई ने अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक के दौरान मेयर ने पुलिस, जल निगम, बिजली, लोक निर्माण विभाग जैसे तमाम विभागों के अधिकारियों से व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया। मेयर ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर नगर निगम सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है, और मेयर ने बताया कि सभी जो यात्रा में आएंगे श्रद्धालु, यात्रा से संबंधित सभी अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त बनाने के निर्देश भी दिए हैं। शुरू होने वाला है, सभी विभागों को यहाँ पे बुलाया है और उनकी एक समीक्षा बैठक रखी हुई है, ताकि किसी विभाग के द्वारा यदि कहीं पे कोई कमी बेसी हो तो उसको हम समय पे पूरा कर सकें। जिस प्रकार से चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़
यात्रा चली, हमारे श्रद्धालु तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुँचे और ऋषिकेश एक यात्रा का मुख्य दौर है, मुख्य पड़ाव है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आपसी तालमेल करके हम सभी ने, सभी विभाग हों, सामाजिक संस्थाएं हों, आम जनमानस हो, सभी ने यात्रा को सकुशल संपन्न करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग यहाँ पे दिया है। तो आगे मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा में भी जैसे कि आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले जो संभव आ रहा था, जानकारी आ रही थी कि लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु नीलकंठ जलाभिषेक के लिए पहुंचने वाले हैं। तो अब वो संख्या निश्चित तौर पे बड़ी होगी, लगभग 5 करोड़ की संख्या हो गई होगी। उसी के निमित्त आज यहाँ पर बैठक रखी गई है और उस बैठक में सभी विभागों से सुझाव लिए जा रहे हैं कि कहीं पे अगर कोई कमी बेसी है तो आपसी तालमेल करके उसको आप दुरुस्त करें। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई नई योजनाओं पर काम कर रही है और अभी जब आईएएस के तबादले हुए तो उनमें दिलीप जावलकर से पर्यटन विभाग हटाकर अब ये नई जिम्मेदारी सचिन कुर्वे को सौंपी गई और वह आपको बता दें कि पर्यटन विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं और सचिन कुर्वे पर्यटन क्षेत्र में कई नई योजना लाने पर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और यहाँ पर भी देश विदेश से जो कि पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, उनका कहना है कि पर्यटन के क्षेत्र में राज्य में जो अच्छे काम हुए उनको आगे निरंतर बढ़ाया जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर भी काम किया जाना है। हमारे राज्य में टूरिज्म ही हमारे इकोनॉमी की एक बैकबोन के रूप में भी है। ये काफ़ी बड़े इसमें प्रोपोर्शन में अगर हम आजीविका के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये बहुत लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन को ये कैटर करती है। ये सेक्टर राज्य के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इस टूरिज़्म की जो अलग अलग डायमेंशंस है, जिसे आप रिलीजियस टूरिज़्म कहिए, एडवेंचर टूरिज़्म कहिए, एस्ट्रो टूरिज़्म कहिए या अभी जो नया उभरता हुआ मेडिकल टूरिज़्म कहिए, इसके अलग अलग डायमेंशंस के दृष्टिकोण से जो भी लोग भारत से या विश्व के अन्य देशों से यहाँ पे आते हैं, तो जब वो यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ के बारे में न केवल देश भर में कि विश्व में भी इस प्रदेश के बारे में बात करते हैं। चार धाम हो या अपने जिसे टूरिज़्म के नैनीताल, चौकोड़ी या मसूरी, इस दृष्टिकोण से भी टूरिज़्म को अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है। ऑलरेडी इस पे बहुत सारा अच्छा काम हो चुका है, तो जो अच्छा काम हुआ है उसको निरंतरता, जो कंटिन्यूटी है, उसको प्रदान करना तो प्राथमिकता है। चलिए बढ़ता है कि जहां पर भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मतपत्र, मतपेटियां और अन्य सीलबंद सामग्री उत्तराखंड सचिवालय के लिए भेज दी हैं और उत्तराखंड राज्य के लिए सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने ये निर्वाचन सामग्री प्राप्त की और साथ ही सामग्री विधानसभा सचिवालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा की गई है और पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी कराई गई। इस मौके पर रिटर्निंग अफसर और सचिव विधानसभा, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर यहां पर मौजूद रहे। बागेश्वर के शहरी क्षेत्र में हो रही ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निदान के लिए परिवहन विभाग के एडिशन आरटीओ कृष्णचंद्र ने अमसरकोट, डोबा और धारी टैक्सी स्टैंड मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। एआरटीओ का कहना है कि बागेश्वर मुख्यालय में ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अभी प्राथमिक सर्वे चल रहा है। जहां जहां पर ट्रैफिक जाम लगने की समस्या है उन स्थानों को चयनित किया गया। जहां पर सड़कों की चौड़ाई कम है उन्हें नो पार्किंग जोन बनाया जाएगा। वाहन चालकों को अनावश्यक सड़क पर जाम न लगाने के निर्देश दिए गए। उसके बाद सर्वे एसडीएम, नगरपालिका और पुलिस के माध्यम से किया जाएगा। ये अभी हमारा प्राइमरी सर्वे है। शुरुआत में हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर जाम लगने की संभावना है। तो शुरुआत में हमने देखा कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर है रोड कम चौड़ी है और गाड़ियाँ खड़ी हो जा रही हैं, तो वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको नो पार्किंग जोन बना दिया जाए। ये प्राइमरी सर्वे है। इसके बाद हम अभी एसडीएम साहब के साथ और पीडब्ल्यूडी, नगरपालिका इनके साथ मीटिंग या कल या परसों में मीटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड भी लग जाएंगे नो पार्किंग जोन। एक समस्या तो ये है। दूसरा, ऊपर रोड के किनारे से काफ़ी मलबा आया हुआ है कई जगह पर, तो उसके मलबा आने से जो गाड़ी हैं वो थोड़ा सा नीचे को लग जा रही है, उससे भी थोड़ा सा समस्या बन रही है। दूसरा ये है। तीसरा, जैसे भी हमारे चालक साथियों ने बताया सभी ने
कि स्कूल की बसों का टाइमिंग, जैसे सेंट जोसेफ की स्कूल है तो उनकी 3-4 बसें एक साथ निकलती हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे कि अपने एक साथ ना निकालें, 10-15 मिनट के बाद अगर उनको निकालें तो जाम की समस्या सुबह और शाम दिन में जो भी बनती है हमारे, तो वो समस्या नहीं बनेगी। और जाम का समय भी प्राइमरी वही होता है कि सुबह जिस समय पर सारी गाड़ियाँ ऑफिस वाले निकलते हैं, सभी लोग निकलते हैं बाहर, सुबह की होती है, शाम की होती है, दिन में इसकी होती है, 3 टाइमिंग होती है। तो 3 टाइमिंग में पुलिस के साथ भी अगर संपर्क करके कुछ हो सकता है तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे। हल्द्वानी में जलभराव के बाद जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला नगर निगम की टीम के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने मुखानी क्षेत्र का अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक योजना पर काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश द्वारा नगर निगम की योजनाओं को फाइलों में डंप करने, शहर में जलभराव के लिए नगर निगम के जिम्मेदार ठहराए जाने के बयान पर बीजेपी मेयर ने विधायक पर सीधा हमला किया। मेयर ने कहा कि शहर में जलभराव का बड़ा कारण अतिक्रमण है और खुद कांग्रेस विधायक नहर को पाट कर उसके ऊपर पार्क बनाकर अतिक्रमण कर रहे हैं। यदि उन्हें नगर निगम को आईने दिखाना है तो सबसे पहले अपने खुद के अतिक्रमण को तोड़ें, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। मेयर ने कहा कि नगर निगम ने पहले ही अतिक्रमण तोड़ने के लिए समय दिया हुआ है। देखिए, बयान ब्यूरो के विषय में तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हाँ, शहर को अगर एग्जाम्पल देना चाहते हैं, इस शहर में अधिकांश जलभराव कहीं न कहीं अतिक्रमण के कारण है। और अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, उदाहरण बनना चाहते हैं, बयान भी न बनकर अपने घर के आगे जो आपने नहर को कवर करके पार्क के उपयोग में लिया है, जिससे कहीं न कहीं कैनाल बाधित होती है, उसको ठीक करें, एग्जाम्पल सेट करें, बयान भी न बने। नगर निगम भी वहाँ अतिक्रमण अभियान चलाएगा, पार्क को जो कब्जे किया है। देखिए, हमने तो कहा है आप बयान भी न बने, आपको पूरा समय दिया गया है और पूरा समय दिया गया। मैं समझता हूँ कि एक योग्य विधायक है, जनता ने चुना है, तो इसको अमल में लाए और वो कोई उदाहरण दे। उदाहरण न देंगे तो फिर देखेंगे। राज्य सरकार द्वारा रीना जोशी को बागेश्वर जिले का नवनियुक्त जिलाधिकारी बनाने के बाद पदभार ग्रहण किया। आईएएस रीना जोशी इससे पहले सचिवालय स्तर पर अपर सचिव की जिम्मेदारियां जो कि संभाल रही थी और जिले का कार्यभार ग्रहण करने के बाद रीना जोशी ने जिलाधिकारी कार्यालय और कोषागार का निरीक्षण किया। वहीं रीना जोशी का कहना है कि बागेश्वर जिले के लिए मेरी प्राथमिकता 34 गांवों से है जो पलायन कर चुके हैं। उन गांवों में रिवर्स पलायन कैसे संभव हो और स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे ठीक हों, ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों से साथ सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इस पर कार्य किया जाएगा। और साथ ही साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई किस तरह से अमल लाई जाए, ये मेरे बागेश्वर जिले के लिए प्राथमिकता रहेगी। उत्तराखंड में एक पलायन बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ बागेश्वर में भी लगभग 34 गांव पलायन प्रभावित हैं। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ विलेज लेवल प्लान बनाने का मैं प्रयास करूँगी ताकि इन विलेजों का एक समेकित विकास हो सके, सो दैट जो पलायन करके इस गांव को छोड़कर जा चुके हैं जो लोग, वो वापस आएँ और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो पलायन ना करें, मतलब रिवर्स पलायन का भी को बढ़ावा दें। इसलिए मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। दूसरा, यहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं का काफ़ी अभाव है, तो मैं खासकर यहाँ पे सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी सुविधाओं, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि इन सुविधाओं को यहाँ पर इन आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सके ताकि यहाँ के लोगों को यहीं पर चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ मिल सके। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के बाद रामनगर में भी अब प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया। नगर पालिका एवं प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से इसके खिलाफ नगर में अभियान चलाया गया। वहीं नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी और तहसीलदार बीसी पंत के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। इस मामले में भरत त्रिपाठी ने बताया कि अभियान के माध्यम से व्यापारी एवं जनता को जागरूक करते हुए उनसे प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग न करने की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उत्पादन करने वाले 5 लाख रुपए, रिटेलर को रिटेल करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत कुछ लोगों का चालान कर उनसे 1600 रुपए का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई और साथ ही उन्होंने कहा ये अभियान नगर में लगातार जारी रहेगा।
भारत सरकार और उत्तराखंड शासन की अधिसूचनाओं में बड़ा स्पष्ट किया गया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, जिसमें ईयरबड्स हैं, प्लास्टिक और थर्माकोल के पैकेजिंग है और ये विशेष तौर पर उनके जो ग्लासेस हैं, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि अब इनकी बिक्री और उत्पादन पूर्णतः निषेध कर दिया गया है। और ऐसा यदि कोई उत्पादन करता है तो उसमें 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। साथ ही यदि कोई रिटेलर उसको रिटेल करता है तो 1 लाख की पेनल्टी भी उसमें प्रावधानित की गई है। तो आज का अभियान विशेष तौर पे जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनको इस बारे में जागरूक करने का था, और साथ ही जो यूजर्स हैं, जो पब्लिक है, जनसामान्य है, जो अपने घरों से थैला लेके नहीं आती, उनको भी सचेत करने का था। तो उस क्रम में आज नगर पालिका द्वारा प्रशासन और तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में जो है एक सघन अभियान जो है बाजार क्षेत्र में चलाया। मॉनसून सत्र के शुरू होते ही पर्वतीय इलाकों के साथ ही कई मैदानी इलाकों में बारिश होने के बाद जहां कई लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है, तो वहीं कई लोग जो कई जगहों पर कई स्थान हैं वहां पर बारिश कहर बनकर टूटी है। और आपको बता दें कि रामनगर में हुई बारिश के बाद कोसी बैराज में पानी का जलस्तर जो कि अचानक से बढ़ गया। वहीं सिंचाई विभाग और अपर अभियंता जावेद अहमद ने बताया कि कोसी बैराज में सुबह जलस्तर 4800 क्यूसेक से ज्यादा पहुंच गया था। उन्होंने बताया कि बैराज में अल्मोड़ा क्षेत्र का बरसाती पानी आता है, लेकिन अभी अल्मोड़ा क्षेत्र में बारिश न होने के चलते वहां से कोसी बैराज में पानी छोड़े जाने की कोई सूचना नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मानसून को लेकर विभाग पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने कहा कि यदि कोसी बैराज क्षेत्र में जल स्तर बढ़ता है तो यहाँ पर लगे सायरन के माध्यम से लोगों को सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मानसून को लेकर सभी लोगों से कोसी नदी में अनावश्यक रूप से प्रवेश न करने की अपील की है। में तो पानी कमी है, बारिश भी नहीं हो रही है। ये लोकल पानी हुआ है, ये 15 किलोमीटर लगभग ऊपर बारिश हुई है, जिससे 9:30 बजे के लगभग पानी बढ़ गया था, 4836 क्यूसेक हो गया था। अब धीरे धीरे पानी जो है कम हो रहा है। वो मानसून सत्र से पहले ही मतलब सचेत कर दिया गया था, लेकिन अचानक अगर मान लो पानी बढ़ता है तो हमारे सायरन की व्यवस्था है हमारे पास। नदी में जैसे कोई है तो उसे बाहर निकालने के हमारे आदमी जाते हैं मना करने के लिए, तो भाई बाहर निकल जाओ, पानी बढ़ना है। तो मतलब हमें टाइम मिल जाता है 5-10 मिनट का गेट उठाने से पहले सचेत करने का लोगों को। टेहरी में कोडियाला के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर कार नदी में गिर गई। घटना की जानकारी के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दरअसल आज सुबह एसडीआरएफ को पुलिस चौकी 82 से सूचना मिली कि एक हादसा हुआ, जिसके बाद रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई और घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करते हुए रोप की सहायता से खाई में उतरकर नदी के किनारे तक पहुंच गई। नदी का जलस्तर बड़ा होने और बहाव ज्यादा तेज होने के कारण पोस्ट ढालवाला से डीप डाइविंग टीम को भी मौके पर बुलाया गया और दोनों टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गौरतलब है कि ये 4 लोग मेरठ के रहने वाले हैं और कार से केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे और आज वापस आ रहे थे। सभी के परिजनों को सूचना दी गई और मौके पर एसडीआरएफ की दोनों टीम, स्थानीय पुलिस और जल पुलिस द्वारा सर्च अभियान चल रहा है। देखिए, ये मेरठ के यात्री थे और ये सुबह लगभग 6 बजे कुछ मिनट पहले वहाँ पे एक लोकल व्यक्ति हैं जिनका वहाँ पे एक दुकान है चाय की। उन्होंने कंट्रोल रूम में सूचना दी कि एक कार नदी में गिर गई है। कार का बम्पर टूट के गिर गया था, जिसमें नंबर प्लेट भी थी। उससे जानकारी करी गई थी वो कार मेरठ की अल्टो कार है, जिसमें उनके परिवार से बात की गई। फिर 2 मोबाइल फ़ोन और 2 बैग गाड़ी से गिर गए थे जब गाड़ी नीचे पलट के गिरी। तो उन्होंने बताया कि उसमें 4 लोग सवार थे। अभी वहाँ पे एसडीआरएफ की 2 टीमें और थाना पुलिस की 1 टीम, सब इंस्पेक्टर हमारे चौकी इंचार्ज, वो लोग वहाँ पे रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं। और कार जो है वो पूरी तरह पानी के अंदर है। अभी जलस्तर बढ़ा हुआ है, डाइवर्स वहाँ पहुँचे हुए हैं हमारे, तो डुबकी लगा रहे हैं। जैसी कार लोकेट होती है पानी के अंदर, उसको क्रेन की सहायता से बाहर निकाला जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।